29.1 प्रस्तावना अब विश्वव्यापी प्रवृत्ति है जिसमें सामूहिक समस्या निवारण के लिए लोगों को सम्मिलित किया जा रहा है। प्रजातंत्र वास्तविकता बन जाता है जब लोग अपनी समस्याओं से संबद्ध निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने लगते हैं, चाहे वह वनों के संरक्षण के लिए हो अथवा स्थानीय पर्यावरणीय सुधार या कोई अन्य मुद्दा जो उन्हें महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। इस संदर्भ में विकेंद्रीकरण एवं सहभागिता अत्यंत महत्व रखती है। सरकार को व्यक्तियों के अधिक संभव निकट होना होगा तथा शासन प्रक्रिया में लोगों के सहभागी होने का भी अधिक क्षेत्र होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम की इस इकाई में हम विकेंद्रीकरण और सहभागिता दोनों ही अवधारणाओं के अर्थ पर विचार करेंगे तथा लोगों द्वारा अग्रसारित विकास के महत्व पर भी विश्लेषण करेंगे जो नौकरशाही अथवा विशेषज्ञों द्वारा अग्रसारित विकास से भिन्न है। 29.2 विकेंद्रीकरण की अवधारणा। 2.1 अवधारणा। सामान्यतः विकेंद्रीकरण में राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार से नीचे स्तरों तक शक्ति एवं उत्तरदायित्व का हस्तांतरण करना समझा जाता है, चाहे वह क्षेत्रीय, नगरपालिका, पंचायती या स्थानीय हो। इस संदर्भ में ध्यान विकेंद्रण तथा विकेंद्रीकरण में भेद किया जा रहा है। पहली शब्दावली का प्रयोग तब होता है जब केंद्रीय सरकारी कार्यालय क्षेत्रों में चला जाता है किंतु केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही रहता है। भारत में जिला प्रशासन विकेंद्रण का एक उदाहरण है, जहां राज्य सरकार जिला कलेक्टर के कार्यालय का निर्माण करते हैं जो एक उपराज्य इकाई है तथा राज्य सरकार के नियंत्रण में है। विकेंद्रीकरण का उदाहरण है एक नए प्रकार की सरकार जो राज्य सरकार की इकाई नहीं है बल्कि कानून और स्थानीय राजनीतिक इच्छा से प्राप्त स्वतंत्र शक्तियों के साथ एक स्वायत्त सरकार है। विकेंद्रीकरण को एकल रूप से प्रशासन का उपयोगी माध्यम माना गया है जो अपने निवासियों के सुविधाजनक स्थानीय केंद्रों से लोक सेवा प्रदान करता है। नागरिकों के द्वार तक प्रशासन को लाकर तथा प्रशासन और उसके निवासी के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर यह अधिकतर विकासशील देशों में विकेंद्रीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति रही है। विकेंद्रीकरण पर ब्रायन स्मिथ ने अपने प्राधिकारिक कार्य में कहा है कि तीसरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण को आवश्यक स्थिति माना गया है। जैसा कि उनका कहना है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का कई कारणों से पक्ष लिया जाता है। पहला, केंद्रीय नियोजन की अपेक्षा स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकेंद्रीकरण अधिक प्रभावी माना जाता है। दूसरा, यह निर्धनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है तथा राजनीति में अधिक संख्या में ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता को प्राप्त कराता है। तीसरा, विकेंद्रीकरण को प्रशासनिक एजेंसियों तक बेहतर पहुंच प्राप्त होना माना है तथा यह लोगों की अरुचि एवं निष्क्रियता को सुधारने में कार्य करता है। इस प्रक्रिया में इसने विकास के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान की है। चौथा, लोगों की संबद्धता संघर्ष में कमी तथा स्थानीय क्षेत्रों में संलग्नता के माध्यम से परिवर्तन के लिए समर्थन विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही संभव होता है। पांचवां, विकेंद्रीकरण ने केंद्र में भीड़भाड़ को कम किया है तथा कार्यान्वयन के अंतर्गत अधिक गति और लचीलापन प्रदान किया है। छठा, स्थानीय प्रजातंत्र स्थानीय उपसमूहों के लिए संतोषप्रद रहा है और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता को भी सशक्त किया है। सातवां, पुराने उदारवादी राजनीतिक अर्थ में विकेंद्रीकरण ने जनता की राजनीतिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया है। अंत में, सरकारी कार्यों के लिए स्थानीय समुदाय के समर्थन के कारण स्थानीय संसाधनों को काम में लाया गया है तथा स्थानीय विकास के लिए स्वावलंबी प्रयासों को भी प्रोत्साहन दिया है। विकेंद्रीकरण को कई स्रोतों से समर्थन प्राप्त हुआ है। पहला, आवश्यक सार्वजनिक सामग्री जैसे भोजन, घर, पानी आदि को जितना जल्द संभव हो उसे प्रशासन के स्थानीय इकाइयों से उपलब्ध कराने की आवश्यकता से यह उत्प्रेरित होता है। दूसरा, विकासशील देशों में अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जो राष्ट्रीय केंद्रों से दूर होते हैं तथा दूर के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। प्रशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश होना होगा तथा इन्हें पूरे राष्ट्र के साथ जोड़ना होगा। तीसरा, कई राष्ट्रों में सामाजिक भिन्नताओं की अभिव्यक्ति प्रजातीय, भाषाई तथा धार्मिक भिन्नताओं में होती है। प्रशासन को क्षेत्रीय भिन्नताओं की प्रतिक्रिया के अनुसार विकेंद्रित होने की आवश्यकता है। चौथा, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संसाधनों को क्षेत्र एवं स्थान के विकास के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण स्थानीय संसाधनों की सहायता से स्थानीय नियोजन और विकास में सहयोग प्रदान करता है। पांचवां, विकेंद्रीकरण का राजनीतिक एवं प्रशासनिक संदर्भ में उसका अपना महत्व होता है। राजनीतिक रूप से विकास प्रक्रिया में स्थानीय सहभागिता महत्वपूर्ण स्रोत होने के अलावा स्थानीय मांगों के अर्थपूर्ण अभिव्यंजना के लिए रास्ता तैयार करती है। इस प्रकार नियोजन अधिक वास्तविक हो जाता है और तैयार राजनीतिक समर्थन को प्राप्त करता है। प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय क्षेत्रों में शासन करने की स्थानीय क्षमता बढ़ जाती है और जो स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में स्थिर और लगातार सहभागिता के माध्यम से होती है। विकेंद्रीकरण से स्थानीय कर्जा प्रदान करने तथा विकास प्रक्रिया के लिए स्थानीय समर्थन की सूची तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय धीरे धीरे राजनीतिक और प्रशासनिक परिपक्वता प्राप्त करता है। 2 विकेंद्रीकरण के प्रकार। इस संदर्भ में 3 प्रकार के विकेंद्रीकरण को पहचाना गया है। 1 राजनीतिक, 2 प्रशासनिक, 3 वित्तीय बटा राजनीतिक विकेंद्रीकरण का केंद्र है शक्ति का हस्तांतरण। सरकार के नए तथा वर्तमान स्तर के बीच राजनीतिक संबंध और उत्तरदायित्व इस प्रकार परिष्कृत किया जाता है कि निम्न स्तर के अधिकारियों की शक्ति बढ़ जाती है। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की विशेषता है केंद्रीय सरकारी कार्यालयों तथा स्थानीय समुदाय या क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की स्थापना। इसे विसंकेंद्रण भी कहा जाता है, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है। वित्तीय विकेंद्रीकरण तब होता है जब आर्थिक स्रोत स्थानीय अधिकारियों में हस्तांतरित हो जाते हैं जिन्हें कर वृद्धि करने की शक्ति दी गई है। सफल विकेंद्रीकरण राजनीतिक तथा वित्तीय विकेंद्रीकरण दोनों ही का परिणाम है। 29.23 वर्तमान सोच। जैसे जैसे व्यापार एवं आर्थिक प्रवाह के संदर्भ में आज विश्व में देश आपस में अधिक से अधिक जुड़ते जा रहे हैं, 2 विपरीत तथ्य महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, भूमंडलीकरण और स्थानीयकरण। पहला, विश्व की अर्थव्यवस्था के प्रगतिशील समीकरण का प्रतिनिधित्व करता है और जो राष्ट्रीय सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के पास पहुंचने की आवश्यकता रखता है, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूपों में। दूसरा, सरकार में लोगों की बढ़ती मांगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। यह केंद्र सरकार को क्षेत्र, शहर तथा बस्तियों तक पहुंचने में आगे बढ़ाता है जो विश्व भर में राजनीतिक बहुलवाद और स्वशासन की प्रक्रियाओं में उत्पन्न करता है। विश्व विकास प्रतिवेदन 1999/2000 में यह कहा गया है कि कुछ 95% प्रजातंत्र देशों की अब निर्वाचित उपराष्ट्रीय सरकारें हैं।
सभी जगह देश चाहे बड़ा हो या छोटा, धनी हो या निर्धन, सभी सरकार के उपराष्ट्रीय स्तरों पर राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को विकसित कर रहे हैं। प्रतिवेदन में यह पाया गया कि सफल विकेंद्रीकरण लोक क्षेत्रों में कुशलता तथा प्रतिक्रियाशीलता को सुधारते हैं तथा स्थानीयकरण के प्रति दबाव करने वाले सक्षम विस्फोटक राजनीतिक शक्तियों को समायोजित करते हैं। 29.3 सहभागिता की अवधारणा। सहभागिता पर चर्चा दो संपूरक परिप्रेक्ष्यों से की जा रही है, प्रजातंत्र परिप्रेक्ष्य तथा विकास परिप्रेक्ष्य। 3.1 विकास परिप्रेक्ष्य। जैसा कि पहले विचार किया जा चुका है, विकास परियोजना पहले बाहर वालों द्वारा कल्पित, नियोजित, कार्यान्वित, संचालित और कायम रखी जाती थी। विकास की वास्तविक प्रक्रिया में लोग बहुत कम सहभागिता से लाभान्वित होते थे। लोगों के विकास को अधिकतर उनकी शारीरिक सुविधा में सुधार को समझा जाता है, जैसे घर, सड़क, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य केंद्र आदि। यह सामाजिक मुद्दों का समाधान करने में असफल रहा तथा उसकी सीमाएं निम्नांकित थी। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में विकास लाभों का असमान वितरण, बाह्य स्रोतों पर लोगों की बढ़ती हुई निर्भरता, निर्मित सुविधा के प्रति लोगों की उदासीनता, निर्मित सुविधा को पुनर्स्थापित, कार्यान्वित और कायम रखने के लिए सरकार द्वारा भारी खर्चा, अधिक उपयोग के कारण प्राकृतिक संसाधनों का कम हो जाना, निवेश का कम उपयोग होना जब प्रयोग के लिए वे अनुपयुक्त हो, पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना के अधीन दिए गए धोवन पट्टियों का उदाहरण लिया जा सकता है। विकास परियोजना के कई क्षेत्र आधारित शोध, अध्ययन, समीक्षा तथा मूल्यांकन जो 1970 के दशक के प्रारंभ में संचालित हुए थे, इस अवधारणा को ऊपर नीचे के रूप में स्थापित किया तथा इस विकास मॉडल के विरुद्ध कई आलोचना की गई। इन अध्ययनों के निष्कर्षों ने यह भी प्रदर्शित किया कि उपर्युक्त समस्याओं का इसलिए जन्म हुआ क्योंकि विकास प्रक्रिया से लोग अलग होते आए हैं और उन्हें सिर्फ लाभकर्ता के रूप में समझते हैं। उस समय अन्य राजनीतिक विकास के साथ यह खोज, जैसे महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन तथा गैर सरकारी संगठनों की अधिक संलग्नता आदि ने एक वैकल्पिक विकास अवधारणा की आवश्यकता पर बल दिया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में एक नए दर्शनशास्त्र का उद्भव हुआ जिसमें अवधारणाओं के सप्तक का उदय हुआ ताकि विकास की प्रक्रिया में लोग संलग्न हो जाएं। इस अवधारणा को पूर्ण रूप से सहभागी विकास अवधारणा के रूप में जाना गया। ऊपर नीचे अवधारणा को कभी से सहभागी विकास अवधारणा का उद्भव हुआ। यह नया प्रतिमान यह प्रस्तावित करता है कि सभी प्रक्रियाओं को लोगों के साथ शुरू होनी चाहिए जो अपनी जीवन शैली के विषय में सर्वाधिक जानते हैं। उसे वर्तमान ज्ञान और तकनीकी को मूल्य प्रदान करना होगा और उनमें ही निर्मित होना होगा। नई अवधारणा यह मानती है कि समुदाय को अपने साधन स्वयं प्राप्त करने होंगे ताकि आत्मविकास प्राप्त किया जा सके तथा कोई भी समर्थन जो बाहर से आ रहा हो उससे यह प्रक्रिया और भी अधिक सुविधाजनक होगी। यह पता लगाया गया कि अधिकतर विकास परियोजना जो ऊपर कार्यान्वित होती हैं, ये समस्याओं को पर्याप्त रूप से हल नहीं कर सकती। इसके अलावा जिसकी आवश्यकता है वह है लोगों के स्वयं का प्रयास ताकि उनके आवश्यकतानुसार परियोजना की खोज, प्रक्षेपण, कार्यान्वयन और आकलन किया जा सके। का विकास को विखंडित होने की बजाय पूर्ण होना चाहिए। हस्तक्षेप के अंतर्नुशासनीय तरीकों को विकसित करना आवश्यक है। लोगों से गुणात्मक सूचना उतनी ही वैध है जितने परिमाणात्मक आंकड़े हैं और अधिक अंतर्दृष्टिपूर्ण है। लोगों के साथ और उनके लिए विकास करना सहयोगी या उनके पंधारी के बीच संबंध में बदलाव तथा जनसहभागिता के विभिन्न स्वरूपों के साथ बातचीत और प्रयोग की मांग भी अंतर्निहित है। यह लोगों की संस्कृति, विश्वास और जीवन का सामना करने के तरीकों के आधार पर भी कार्य करता है। साथ ही यह भी समझा जाता है कि विकास के कर्ता सीखने की प्रक्रिया के भाग हैं। 3.2 प्रजातंत्र परिप्रेक्ष्य। प्रजातांत्रिक कोण से एक दूसरा परिप्रेक्ष्य जातीय महत्व का है। पारंपरिक रूप से प्रजातंत्र वास्तविक से अधिक प्रक्रियात्मक रहा है। नियमित चुनाव, मूलभूत अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका सभी को प्रजातंत्र की संस्थागत पूर्वावश्यकता के रूप में माना गया है। किंतु सरकार का वास्तविक कार्यान्वयन अधिकतर लोगों को विश्वास में लिए बिना और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में लोगों को संबद्ध किए बिना होता है। यह विकसित एवं विकासशील देशों में सरकार की वैधता को प्रभावित करता है। इसी संदर्भ में सहभागिता की भूमिका महत्व रखती है जिससे सरकार एवं लोगों के बीच की खाई को कम किया जा सके। 3.3 सहभागिता का अर्थ। अब हम सहभागिता को परिभाषित कर सकते हैं एवं उसकी विशिष्टताओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। परिभाषा के तत्व इस प्रकार हैं: परियोजना मूल्यों के प्रति लोगों का स्वैच्छिक योगदान, परियोजना या उसके विपरीत लोगों को सूचना देना, परियोजना निवेश के प्रयोग के प्रति लोगों को संलग्न करना, परियोजना कार्यान्वयन में अपने दृष्टिकोणों को बलपूर्वक कहना तथा सभी स्तरों पर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय संलग्नता। स्पष्ट रूप से सहभागिता एक प्रक्रिया है जिसमें लोग विशेषकर अलाभान्वित नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं और अपने समुदायों में परिरूप विकल्पों, निवेश चयन प्रबंधनों तथा विकास हस्तक्षेप के प्रेक्षणों पर नियंत्रण रखते हैं। 3.4 सहभागिता की स्वरूप और प्रकार। इस बिंदु पर सहभागिता की स्वरूप के विषय में कोई भी प्रश्न उठा सकता है। इस क्षेत्र में दो अवधारणाओं का प्रयोग हुआ है जो समानार्थी नहीं है: लोकप्रिय सहभागिता तथा सामुदायिक सहभागिता। पहला उपयुक्त क्रियाविधि से संबद्ध है: चुनाव, पंचायती राज आदि, जिसके माध्यम से लोग राष्ट्र के राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन से संलग्न हैं। इसके विपरीत दूसरा स्थानीय विकास के मामलों में लोगों की प्रत्यक्ष संलग्नता, विशेषकर निर्धन एवं संख्या के सुविधावंचित भाग का संकेत देता है। इस प्रकार बाद की अवधारणा को सहभागी विकास के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। विभिन्न मानदंडों के आधार पर सहभागिता के भिन्न प्रकारों को इस संदर्भ में अभिकल्पित किया गया है। उदाहरण के लिए वास्तविक सहभागिता को कृत्रिम सहभागिता से भिन्न कर दिया गया है क्योंकि दूसरे प्रकार की सहभागिता समुदाय की संलग्नता को सिर्फ कार्यान्वयन या निर्णय के अधिसूचना तक ही सीमित रखते हैं जो चाहरी एजेंसियों द्वारा लिए जा चुके हैं। इसके विपरीत वास्तविक सहभागिता स्थानीय विकास के निर्णयों की सभी प्रक्रियाओं में पूर्णतः समुदाय को सम्मिलित करती है। आगे इस प्रकार की सहभागिता व्यापक सामाजिक संरचनात्मक बदलाव तथा शक्ति के भारी पुनर्वितरण की आवश्यकता को सामने रखती है। वास्तविकता के इस अनुभव को पॉलो फ्रायरे ने इस प्रकार व्यक्त किया था जब उन्होंने यह लिखा कि जनता के नाम पर कठोर नौकरशाही द्वारा चलाई गई नीतियां जिनके पास के आदेश के रूप में हस्तांतरित होते हैं, वह एक चीज है जो समाज के पुनर्निर्माण में सूक्ष्म सचेतन सहभागिता है, जहां पर आवश्यकता कभी भी नारे का रूप नहीं ले सकती। सहभागिता को वर्गीकृत करने का दूसरा तरीका है उसे सहभागिता के उद्देश्य शक्ति के रूप में देखना।
इस प्रकार 3 अवपीड़क सहभागिता हो सकते हैं, जहां सहभागी के लिए लोगों के विरोध के बावजूद अथवा इच्छा शक्ति के अभाव में भी बाध्य किया जाता है। अभिप्रेरित सहभागिता की दूसरी श्रेणी कुछ प्रलोभन और अभिप्रेरणा की सहायता से होता है, जैसे धन या वस्तु रूप में भुगतान आदि। तीसरी श्रेणी को स्वैच्छिक सहभागिता कहते हैं, जिसकी विशेषता है लोगों की स्वैच्छिक और स्वायत्त या सरकार या बाहरी एजेंसियों के सहयोग के बिना होती है। यह अंतिम श्रेणी अधिक आदर्श प्रकार की है, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सामान्यतः यह पाया है कि वंचित समुदाय बहुत कम ही स्वायत्ता रूप से कार्य करते हैं और सामूहिक कार्यों के लिए उनमें समता लाने के लिए कम से कम शुरुआत में बाहरी एजेंट द्वारा नेतृत्व की आवश्यकता होती है, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक नेता। जैसा कि रॉबर्ट चेम्बर्स का कहना है, चाहे कितने भी सहभागिता, सहभागी शोध, समुदाय संलग्नता आदि के लिए वाक्पटुता परिवर्तन हो, अंत में बाहर वाला ही परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि गरीबों तथा सुविधावंचित लोगों के संगठन के अर्थ में सामुदायिक सहभागिता के समकालीन विचार ताकि स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में उनकी सक्रिय संलग्नता हो सके, जिससे स्थानीय सामाजिक आर्थिक विकास आगे बढ़े और विकास के लाभों का समान वितरण को सुनिश्चित किया जा सके, ये सभी तुलनात्मक रूप से वर्तमान की उत्पत्ति है। पिछले 3 या 4 दशकों के अंतर्गत विकास सिद्धांत का स्थानांतरण विकास के प्रेरक के रूप में बृहद आर्थिक वृद्धि पर बल देने से हटकर लक्ष्य समूह को लाभ देने में हो गया है, जो मौलिक आवश्यकता अवधारणा के माध्यम से होती है और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा परिभाषित होती है, जो परिवर्तन एजेंट के रूप में कार्यरत रहते हैं। यह हाल ही में हुआ है कि सामाजिक सहभागिता निर्धनता संबंधित विकास कार्यक्रम की परिभाषा में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे जैसे विकास प्रतिमान स्थानांतरित होता गया, विशेषकर 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पश्चात विकास प्राथमिकताओं को परिभाषित करने में स्थानीय समुदायों को मुख्यकर्ता के रूप में समीकृत करने के लिए सहभागिता ज्ञान आदान प्रदान तथा दो तरफे संचार पर आधारित मॉडल उभर कर आने लगे। उनतीस दशमलव चार सहभागिता के लाभ। व्यक्ति केंद्रित सहभागी पद्धति के प्रति विकास विचारों के पुनराभिमुखन के कारण सहभागिता के मूल्य को प्रेरक विकास प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा गया है। सहभागिता के मुख्य लाभ निम्नांकित हैं। 1. नियोजन और कार्यक्रम स्तर पर तथा विकास परियोजना के संपूर्ण कार्यान्वयन में सहभागी प्रक्रिया महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है और इस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि विकास के उद्देश्यों और सामुदायिक मूल्यों के बीच सामंजस्य है। 2. मानव शक्ति संसाधनों के उपयोग का तर्कसंगत पुनर्गठन के कारण इस प्रक्रिया परियोजना की लागत घट सकती है। 3. विकास के माध्यम से लाया गया कोई भी परिवर्तन समुदाय को राजनीतिक रूप से स्वीकृत होगा यदि स्थानीय लोग बदलाव के लिए संलग्न होंगे और गलतियां अधिक सहनीय होंगी यदि वे उन लोगों द्वारा की जाती है जो उसके साथ रहते हैं। 4. जागरूकता बेहतर है तथा परियोजना को स्थिरता बाहरी एजेंट के हट जाने पर भी स्थिर रहती है, चाहे वह सरकार हो अथवा गैर सरकारी एजेंसियां। क्षेत्र के अनुभव यह कहते हैं कि जब लोगों को सेवा प्राप्त करने पर प्रत्यक्ष दाव लगता है, वे चीजों को निर्धारित अथवा ध्यानाकर्षण करते हैं जब भी कोई गड़बड़ी होती है। 5. अपनी ही संलग्नता से समुदाय सीखता है और इस दृष्टिकोण से सहभागिता सीखने की दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें प्रशासक और व्यक्ति साथ साथ सीखता है। 6. सक्रिय समुदाय सहभागिता समुदाय सामंजस्य पुनर्निर्माण तथा समुदाय में गरिमा स्थापित करने में सहायक होती है। लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे वे विकास के मंच पर वास्तविक कर्ता के रूप में उभरते हैं। सहभागी होने का अर्थ है अभिनय करना तथा विषय वस्तु बन जाना जो निष्क्रिय लाभकर्ता के विरुद्ध है और बाहर से उपहारों पर आश्रित रहता है। पॉलो फ्रायरे के अनुसार मानव होने का अर्थ है विषय बन जाना जिसमें सोचने और कार्य करने की क्षमता होती है, वस्तु के विषय में सोचा जाता है और तब कार्य किया जाता है। विकास एक ऐसी चीज है जो लोगों के लिए नहीं की जाती बल्कि लोगों के साथ की जाती है। सहभागिता की 3 विशेषताएं। इस संदर्भ में ऑकले ने सहभागिता की 3 विशेषताओं की पहचान की है। वे हैं 1. लक्ष्य समूहों द्वारा पूर्व निर्धारित परियोजना के लिए योगदान देना जो स्थायी श्रम, धन, भूमि तथा अन्य संसाधन हो सकते हैं। 2. संगठन जो विकास कार्यकर्ताओं अथवा स्वयं लोगों द्वारा संरचित और समर्थित होता है। 3. नए प्रबंधन की प्राप्ति, बातचीत या निर्णय प्रक्रिया कौशल के माध्यम से सुधार जो लोगों की क्षमता को बढ़ाती है और स्थानीय शक्ति संरचना को परिवर्तित करती है। आवश्यक रूप से सहभागिता क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है या निर्णय प्रक्रिया कार्य में भाग लेती है। अभाव या सीमित स्रोतों के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थिति के अंतर्गत सहभागिता संसाधनों के वितरण में समता की संभावना को स्थापित करती है। सहभागिता की एक दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी चेतना उत्पन्न करने की शक्ति। फ्रायरे के अनुसार स्पष्ट चेतना और जागरूकता सहभागिता को स्थिर और कायम रखने के लिए मूलभूत होते हैं। अन्यथा एक समय की परियोजना आधारित सहभागिता में परियोजना की समाप्ति के पश्चात सहभागिता में कमी आने की प्रवृत्ति होती है। 29.5 सहभागी विकास समस्या और संभावनाएं। सामुदायिक सहभागिता के समर्थक कई और विभिन्न है। एक तरफ ऐसे आदर्शवादी है जिन्हें समुदाय सामंजस्य और सामूहिक जमीनी स्तर की प्रज्ञा पर पूरी आस्था है तथा सहभागिता के पक्ष में उनके विचार राज्य के बाहर संप्रभु स्थानीय समुदाय के निर्माण में लगभग किनारे तक पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर व्यवहारवादी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें सामुदायिक सहयोग पर सशक्त विश्वास रहता है। इस प्रक्रिया में निर्माण तथा उसे कायम रखने के लिए कीमतों को घटा दिया जाता है। इस प्रकार सहभागिता स्थानीय एवं राष्ट्रीय विकास दोनों उद्देश्यों के लिए काम करती है। आलोचकों के अनुसार इस प्रकार के प्रतिपादन में नैतिक संवेदना कठोर अवधारणाओं से आगे निकल जाती है और इसलिए सहभागिता में बिना स्पष्टता के लोकप्रियता होती है तथा बढ़ते सनक और दिखावटी प्रेम की वस्तु बन जाते हैं। स्थानीय समुदाय जीवन के गंभीर विश्लेषण द्वारा स्तर, आय तथा शक्ति में विभिन्नता प्रदर्शित करती है। निर्धनों और शोषित लोगों में भी संघर्ष और मतभेद असामान्य नहीं है। एक कारण जिससे अंबेडकर पंचायती राज के आलोचक रहे वह यह था ग्रामीण समाज पारंपरिक रूप से जाति, वर्ग तथा सांप्रदायिक आधारों पर विभाजित रहता है। संघर्षहीन सामंजस्यपूर्ण सामूहिक जीवन की रोमांचकारी कल्पना ग्रामीण भारत की आधारभूत वास्तविकता के साथ तालमेल नहीं रखती। जमीनी स्तर के विकास के लिए स्वायत्त स्थानीय सामूहिक सहभागिता को ऊपर नीचे, सद्भावपूर्ण तथा पितृसत्तावाद विकास के प्रतिकारक के रूप में माना गया है। हालांकि यथार्थ बहुत भिन्न है। लगभग सभी जगहों में सामाजिक कार्यकर्ता तथा राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारा बाह्य हस्तक्षेप को आवश्यक माना गया है ताकि स्थानीय समुदाय को संगठित तथा स्थानीय लोगों को गतिशील बनाया जा सके अत्याचारियों के विरुद्ध या स्थानीय मांगों की अभिव्यंजना के लिए।
यह भी देखा गया है कि स्थानीय लोगों द्वारा निरंतर सक्रियता की काल्पनिक अवधारणा है जो सामूहिक सहभागिता पर विचार विमर्श करता है। निर्धन अपनी जीविका के लिए कठिन कार्य करते हैं और इसलिए स्थायी सक्रियता के लिए वे आसानी से उपलब्ध नहीं होते। सक्रियता के प्रति पूर्ण और लगातार प्रतिबद्धता अधिकतर क्रांतिकारियों के स्वप्न होते हैं, न कि निर्धनों का वास्तविक व्यवहार। कई ऐसे आलोचक हैं जो सामूहिक सहभागिता को कुशलता पर संदेह करते हैं, जो निर्धन और शोषित लोगों के जीवन में मूलभूत परिवर्तन लाते हैं। छोटे परिवर्तनों को अस्वीकार नहीं किया जाता, किंतु सामूहिक सहभागिता को वास्तविक अर्थ में प्रभावी होने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मूलभूत सामाजिक संरचनात्मक संगठन स्वयं से मूल सामाजिक असंतुलन को सुधार नहीं सकता, जिसकी जड़ समाज के गहरे सामाजिक एवं आर्थिक स्तरों में होती है। उदाहरण के लिए मार्क्सवादी विचार यह है कि सहभागी विकास उत्पादन को व्यवस्था के ढांचों के अंतर्गत असक्षम रहता है। सहभागिता का उद्देश्य है क्रांतिकारी आंदोलनों को शांत करना और समाधान की क्रांति का निर्माण करना। पूंजीवाद की स्थिति के अंतर्गत राज्य लोकप्रिय आंदोलनों को निर्धनों के माध्यम से छयोजित सहयोजन द्वारा समाप्त कर देने की चेष्टा करता है, सहभागी संरचना के माध्यम से। इस दृष्टिकोण से सहभागिता राज्य द्वारा एक सचेतन चेष्टा है ताकि गरीबों को सहयोजित किया जा सके तथा कम से कम उनके नेताओं को चालाकी से मात दी जा सके। यह क्रांतिकारी विरोधी तथा राजधर्म समर्थक के पक्ष में है। राज्य समुदाय सहभागिता की भूमिका कार्यशील विकासात्मक संदर्भ में राज्य की मौलिक भूमिका को निभाने से चूक जाता है, जो सहभागिता में सहयोग प्रदान करना अथवा अवरोध पैदा करना है। दूसरे शब्दों में सहभागिता को भलीभांति समझने के लिए यह राज्य के सिद्धांत के लिए याचना करती है। जैसा कि जेम्स मिजले का कहना है, समकालीन राज्य में विभिन्न प्रकार की सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत हैं जो राज्य समाज संबंधों के विभिन्न चित्रों को उत्पन्न करता है। जबकि मार्क्सवादी तथा अभिजात वर्ग सिद्धांत सामूहिक सहभागिता की संभावना के विषय में निराशावादी हैं, तो दूसरी तरफ उदारवादी प्रजातांत्रिक और बहुलवादी सिद्धांत अधिक सहयोगशील हैं। सामूहिक सहभागिता राज्य के दृष्टिकोण से ऐसी सहभागिता की परिभाषा एवं उद्देश्यों पर निर्धारित होंगी जो उसकी भूमिका के प्रति राज्य की अवधारणा तथा राजनीतिक इच्छा द्वारा स्थानीय राजनीतिक संस्थानों में शक्ति एवं स्रोतों का विकेंद्रीकरण करता है।